अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। इस वक्त भी सारी तवज्जो तो ठीक है, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की जानिब लगी हुई है। HBL PSL सीजन 8 और सीजन 7 अब तक जितने सक्सेसफुल रहे सबको इंतजार है। जो कांटे के मुकाबले होते हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, इस पर मैं आगे जरूर बात करूंगा कि बाबर आजम के पेशावर ज़ल्मी में जाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि एक नई राइवलरी जन्म लेने वाली है। जो पहले कराची और लाहौर की दिखाई देती थी, शायद आने वाले वक्त में ये राइवलरी कराची और पेशावर की भी दिखाई दे। जो हालात हुए थे कराची किंग्स के, उसके बाद बाबर आजम को जाना पड़ा, तो वो वहां पे कैप्टन भी बने थे, तो ये तमाम चीजें जरूर काउंट कर रही होंगी। लेकिन बाबर आजम की एक चीज बड़ी अच्छी लगी, वो ये कि जिस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स भी चाह रही थी कि बाबर आजम टीम में आए, मैं आज एक इंटरव्यू देख रहा था, हमारे दोस्त सलीम खालिक को दिया था नदीम उमर साहब ने, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर है। उन्होंने ये बात कही कि बाबर आजम उनकी टीम में भी आ रहे थे और वो सरफराज की कप्तानी में खेलने को भी तैयार थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुआहदा नहीं हो सका। तो ये बाबर की अच्छी चीज लगी कि अगर वो जा रहे थे वहां पर, तो एज ए कैप्टन भी नहीं बल्कि सरफराज की कैप्टनशिप में भी, जो माजी में भी वो खेल चुके हैं, उसके लिए तैयार थे। ये एक अच्छी चीज लगी। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान के मामलात हमेशा ज़ेर बहस रहते हैं। अभी 4 तारीख को इसी महीने की नजम सेठी साहब बहरीन होके आ रहे हैं, जहां एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास था। वहां उनकी जे शाह से भी बातचीत हुई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो वर्जन सामने आया उसके मुताबिक बातचीत चल रही है, मामलात आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन खेलों की सबसे बड़ी वेबसाइट क्रिक इन्फो ने यह रिपोर्ट भी किया था कि न सिर्फ इंडिया बल्कि तमाम ममालिक ने जो एशिया में है, वो ये बात कह रहे हैं कि हम अपनी हुकूमत से बात करेंगे, राय लेंगे, उसके बाद आएंगे, जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तरदीद भी की। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना यह था कि हाल ही में श्रीलंकन टीम गई है, बांग्लादेश की टीम गई है, तो किसी को प्रॉब्लम एशिया में कैसे हो सकती है, होनी भी नहीं चाहिए। कई सारे और भी इशूज हैं, एग्रेशन आएगी नहीं आएगी। लेकिन इंडिया में बॉल टैंपरिंग का इशू भी सामने आया है, जिसको ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बहुत रिपोर्ट किया। रविंदर जडेजा गेंद के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाए गए। इस पर भी आज अपने शो में थोड़ी सी बात करेंगे। कई और भी इश्यूज हैं जिनको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, क्रिकेट एनालिस्ट, जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं। इनकी आई बहुत जबरदस्त है खिलाड़ियों को सेलेक्ट करने के लिए। शुएब हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई आपकी आमद का। जबकि मुझे नई दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल उस्ताद, मैं उनको बिल्कुल उस्ताद का दर्जा देता हूं इसलिए कि कई इंटरनेशनल टूर्स पे इनसे सीखने का मौका मिला। अगर मैं सीनियर जर्नलिस्ट की बात करता हूं तो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है, जितने ओलंपिक्स इन्होंने कवर किए, मेरे ख्याल है कोई बहुत ही मुश्किल से सामने आएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप जितने इन्होंने कवर किए। हरपाल सिंह बेदी जी, साफत की दुनिया का बड़ा नाम, हमें नई दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। शुएब भाई, मैं आता हूं, मेहमान के पास चलेंगे हम सीधे सरहद पार, जहां दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे हर दिल अजीज उस्ताद, जिन्हें हम कहते हैं पूरे कराची नहीं पाकिस्तान के मीडिया के जबरदस्त दोस्त, बेदी जी। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल जनाब, ठीक है, आपकी दुआएं हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हरपाल सिंह बेदी जी, ये सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो मामला चल रहे हैं, लास्ट आप शो में आए थे, आपने कुछ चीजें डिस्कस की थी कि इंडियन टूर, इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी एशिया कप खेलने के लिए। इस वक्त आपकी क्या इत्तलात है, जरा थोड़ा सा हमसे शेयर करें। देखिए, मैं सबसे बड़ा झूठ बोलूंगा अगर मुझे पता है कि मुझे पता है कुछ किसको नहीं पता क्या होगा, सिंपल एज दैट। और जो ये कोई कहता है कि हमारे कोई सोर्स है, किसी को कोई सोर्स नहीं है। और ये तो आप खुशकिस्मत है, आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे आप तनकीद कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनसे खबरें ले सकते हैं। यहाँ का क्रिकेट बोर्ड कोई खबर नहीं देता कभी भी। आपको 10:30 बजे 11 बजे हैंड आउट आता है कि ये टीम सेलेक्ट हुई है, ये टीम खेलेगी बस। और क्या करना है क्या करना है वो हैंड आउट पे डिपेंड करता है। रहा इंडिया टीम का टूर पाकिस्तान का, मेरा अपना मानना है बड़ा मुश्किल है। अब इसमें आप मुझे ये ना पूछिए क्यों, क्योंकि इलेक्शन होने हैं अगले साल, लोकसभा के मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शन होने हैं मई या जून में। और ये टूर है सितंबर का या अक्टूबर का, जब भी होगा। और दूसरा ये है जो रमीज आजा साहब कर गए हैं कमाल, वो नजम सेठी चाहे जितना भी डिप्लोमेटिकली करें, वो एक कांटे डाल गए हैं रास्ते में। अब उसको कांटों को हटाना, जो भी हटाएगा उसको गदारी कहा जाएगा।
तो रमीज आजा साहब ने जो उसको, हम तो आप उसको कहते थे ना कि ये गलत कर रहे हैं, मगर अब पता चला कि पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में जब एक आप ऐसा बयान दे देते हैं जिसमें नेशनलिज्म पहले आ जाता है, उस बयान को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। शायद कुछ चेंज हो जाता, मगर क्योंकि रमीज आजा साहब ने ऐसा फैला दिया था रायता, उसको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चाहे नजम सेठी हो या कोई भी हो, शहरियार खान भी होते, इतने बड़े डिप्लोमेट थे, बड़ा मुश्किल होगा इसका रायता को फैल गया। क्योंकि अब सवाल यह है कि अगर इंडिया जाता है तो यहाँ पर अपोजिशन के कि आप पाकिस्तान, आप बोल रहे थे आप 6 महीने पहले इलेक्शन से पहले जा रहे हैं, ये क्या वजह हुई? और अगर इंडिया नहीं जाता तो पाकिस्तान वाले कहेंगे देखिए हमने तो कहा था। मेरा जहां तक है पॉलिटिकली इसमें सबसे बड़ा, आप हैरान होंगे, ये जो राजा रमीज साहब करगे हैं, हालांकि बड़े कमेंटेटर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, मगर जो उन्होंने फैला दिया था रायता, उसको इकट्ठा करना नजम सेठी के बस की बात नहीं। लेकिन बेदी जी, रमीज राजा साहब ने जिस वक्त जे शाह का स्टेटमेंट आया था, सेक्रेटरी जनरल है जे शाह साहब, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये पहले तो भारत की जानिब से स्टेटमेंट सामने आया था। इसके बाद अगर रमीज राजा साहब ये स्टेटमेंट नहीं देते, मैं वैसे ही आपसे जानना चाहता हूं कि अगर भारत नहीं आएगी तो मेरी टीम भी नहीं जाएगी, तो इसके अलावा एक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसकी पूरी कौम के सेंटिमेंट्स जैसे इंडिया में दिल धड़कते हैं ऐसे पाकिस्तान में दिल धड़कते हैं, फिर वो कहते हैं भाई अगर वो नहीं आ रहे तो हम क्यों जाएं, तो क्या स्टेटमेंट देता? मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई भी चेयरमैन होता, उस वक्त सेठी साहब नहीं थे। नसीम भाई एक बात बता दो, यहाँ पर किसी का दिल नहीं धड़कता, ये क्लियर बता दूं मैं आपको। जो भी कभी आके भारत से आप कर रहा हो झूठ बोलो, किसी का कोई दिल नहीं धड़कता, लोग मजे लेते हैं, सिंपल है। अब क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू हो गया है, इसमें एक पार्टी कुछ कह रही है, दूसरी पार्टी कुछ कह रही है। अगर आप सब लोग ये भी चाहें, जितनी पार्टियां सारी मिल भी जाएं और कहें जी इंडिया की टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए, मगर अगर वो भेजते हैं, आपको ये बता दूं, तो बाकी आप कहेंगे यार ये तो तुम तो कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, वो कहते हम टीम भेज रहे हो। अब पॉलिटिकल मामला हो गया। रहा रमीज राजा का, जो मैंने ये कहा था, जिस तरीके से आपको एक बात याद रखनी चाहिए, जय शाह के जो पिताजी है या होम मिनिस्टर, बड़ा पावरफुल आदमी है हिंदुस्तान में, अमित शाह, सेकंड मैन आफ्टर मोदी, तो उनकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन थी। अगर उसको रमीज राजा साहब ने ये कहा होता कि साहब देखिए आप ही ने एशिया कप दिया था और आप ही नहीं आ रहे, ये बताइए कि इसकी वजह क्या है, तब तो समझ आ जाते। क्योंकि जैसे आपने कहा ना, देयर इज अ वे ऑफ टैकलिंग द थिंग, जैसे आपने मुझे बुलाया, अगर आप ही मुझे गुस्से में बोलने लगेंगे तो मैं ये कहूंगा भैया नसीम भाई आप ही ने बुलाया था, मेरी बात तो सुन लो। अच्छा, अगर आपने सही कहा, अब वो उन्होंने उसको तो हालात ऐसे थे, रमीज राजा साहब ने कहा जी अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, देख लेंगे, ये कर देंगे। उसका ये जवाब होता रमीज, जैसे आप नजम सेठी कह रहे हैं, उसका ये जवाब होता था कि आपने एशिया कप जो दिया है हमने तो मांगा नहीं था, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दिया है, अब आप बताइए आपने देख के आप क्यों नहीं आ रहे? दैट इज लॉजिकल, दिस इज हाउ इट शुड बी। एक एग्रेशन होता, मगर उसमें दूसरा जवाब, मगर अगर आपने ईंट का जवाब पत्थर से देने का सोचा तो अब मामला ये गड़बड़ हो गया। तो आप क्या करते? उसको यही कहते, जैसे आप नजम सेठी कह रहे हैं, देखिए ना लॉजिकल है ना, जो नजम सेठी का यही कहना तो लॉजिकल है ना कि भैया आप नहीं दिया और आप ही नहीं आ रहे, आप पहले ये बताओ कि आपने दिया क्यों, अगर आपको ये हालात खराब, तो ये तो समझ आता है। मगर आपने कहा अगर आप नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप भी नहीं आएंगे, अब तो ये इज्जत का सवाल बन गया है, मतलब ईगो का है प्रॉब्लम। तो ये आप देख लीजिए, मेरा ये इसका नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जवाब तो यही बनता था जो आपने बात कही कि आपने अगर हमें खुद ही दिया है, आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जे शाह साहब, तो आप ही बताएं कि आपने हमें क्यों अलॉट किया था यहाँ पर, ये सवाल उनसे बनता था और तरीकेकार यही बनता था जो आप कह रहे हैं। थोड़ा सा मैं अभी आता हूं, एक सेकंड शुएब भाई, आपको पूरा मौका दूंगा। हमारी बात करें, बेदी साहब से मैंने ये बोलना है कि रमीज ने कौन सी ईंट मारी है, जो जे शाह साहब ने बोला था उसका उसने ये जवाब दिया, आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। और ये रमीज की आवाज नहीं थी, ये सारे पाकिस्तानियों की स्टिल आवाज नहीं, लेकिन स्टिल आवाज नहीं है सर। बात सारी ये हो रही है कि आपने उन्होंने अगर स्टेटमेंट दिया था तो उसके रीजन नेगोशिएशन में तय होने चाहिए थे। जिस अंदाज से देखिए, रमीज राजा एक क्रिकेटर हैं और नजम सेठी साहब एक ब्यूरोक्रेट है, दोनों में सोच का बहुत बड़ा फर्क है। एक आदमी जरा क्रिकेटर थोड़ा सा जज्बाती होता है, शुएब हबीब भाई भी बैठे हुए वो भी यही कह रहे हैं कि जो बोला था सही बोला था, लेकिन कुछ मामलात इंडिया पाकिस्तान के इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको बेहतर अंदाज से डील किया जाए। मैं बैदी साहब बिल्कुल मुत्तफिक हूं। सेठी साहब ने इससे पहले भी, हमें याद है कि उस वक्त तो रमीज राजा साहब साथ खड़े हुए थे नजम सेठी साहब के,
जब बिग थ्री का इशू हुआ था, रमीज राजा साहब चीख रहे थे कि बिग थ्री को मान लो, बिग थ्री को मान लो, बिग थ्री को मान लो। वो हमेशा कहते थे, कई शोज मेरे साथ उन्होंने किए जिसमें ये बात कही थी। और उसके बाद नजम सेठी साहब जब आए थे उन्होंने बिग थ्री को माना था, वरना पाकिस्तान वाकई आइसोलेट हो जाता। ये वाकई एक चीज है। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां पर यह कह देता है, बेदी साहब वैसे ये मेरी और आपकी दोस्ती है, एज ए जर्नलिस्ट हम बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया नहीं आता, अगर जैसे आपने कहा कि एशिया कप में नहीं आ रहे, आप एज इतना आपका तजुर्बा है, वर्ल्ड कप पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये आपने कहा। जी आपसे पूछ रहा हूं सर। देखिए एक बात सुन लीजिए, सीधी सी बात, आपने मुझे बुलाया तो मैं आप तो फ्रैंक बताता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मैं कोई नेशनलिज्म का बैज लेके घूमता हूँ। अरे आप भाई हैं, बिल्कुल जी, प्लीज सर। सीधी सी बात है, सुनिए, जैसे अभी शोएब भाई और जो बाकी खड़े बैठे हैं, सबका आदमी का बड़ा टीवी पे यही बड़ी प्रॉब्लम है, आप बड़े जोशीले हो जाते हैं। ये असल में बेदी साहब हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, वो शोएब भाई नहीं, मैं अपने हंसते मजाक से कह रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप प्लीज अभी एक प्लीज नहीं बोलिएगा, आप प्लीज ये समझा करिए, बहुत सेंसिटिव मुझे बुलाया है, और अगर आप कुछ गुस्से में बोलेंगे, मेरा सबसे पहला फर्ज ये बनता है कि भाई नसीम भाई, मैं तो बैठा था, तुम आपने बुलाया, क्या वजह हुई, क्या बताया। जवाब तो मैं भी दे सकता था, मगर मैं ये कहने का मतलब है, क्योंकि अगर जब अमित शाह, जय शाह ने कहा, आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए कि पॉलिटिकल मामले होते हैं दोनों तरफ से, दोनों बोर्ड में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर आज इंडियन टीम आना भी चाहे फॉर एग्जाम्पल, और अगर गवर्नमेंट के नहीं इंडियन टीम नहीं आएगी, हालात ऐसे हैं, हमने इंडियन को आना है, फिर क्या करोगे? फाइनली इट रेस्ट ऑन गवर्नमेंट, दोनों तरफ से। मगर उसमें एक तरफ से आपको दोनों तरफ से गर्मा गर्मी, अगर अमित शाह ने, जय शाह ने जब कहा था, आपको ये समझना चाहिए था कि सिंपल क्वेश्चन था कि हमने तो कभी मांगा नहीं था वर्ल्ड कप, एशिया कप, आपने दिया। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं आपकी इस बात आपने दिया क्यों? अच्छा, अब रहा वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में इंपैक्ट तब पड़ेगा जो बाकी टीमें बैकआउट करेंगी कि हाँ साहब ये नहीं आ रहा। अगर 10 टीमें आ रही हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो क्या फर्क पड़ेगा? सवाल ये है पैसे का, सिंपल आपको मैं बता दूं। सही बात है, पैसे की ही बात है सर, बिल्कुल। सबसे बड़ा रुपया, सिंपल, आप जो मर्जी कर लें, आपको पसंद आए ना पसंद आए। अब मैं आपको बताता हूं छोटी सी बात, छोटी सी बात। अगले हफ्ते इंडिया में दिल्ली में एक गोल्फ का टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है सर। $2 मिलियन उसकी प्राइस बनी है, $2 मिलियन एक। और उसके अगले महीने दिल्ली में एक और वर्ल्ड गोल्फ का हो रहा है, उसका 50 मतलब उसका 1.5 लाख, सॉरी 1.5 मिलियन उसकी मिलियन डॉलर, $2 मिलियन का ये जो हो रहा है डीएलएफ में, और दिल्ली गोल्फ क्लब में 1.5 मिलियन का हो रहा है। $3.5 मिलियन का, तो अगर आप 8 दिन का टूर्नामेंट करा रहे हैं, 2 क्रिकेट की तो बात ही छोड़िए। सवाल ये है, इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान इंग्लिस्तान का सवाल नहीं है, जिसके पास पैसा है उसी वही खेल खेल रहा है। कतार में वर्ल्ड कप हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही है, ये मैं आपके मुत्तफिक करता हूं। लेकिन सर मेरा एक सवाल ये है, अब क्या जैसे हम खेल को बहुत अरसे फॉलो करते रहे, ये 1987 की बात है कि जब इंग्लैंड से पहली मरतबा बेदी साहब वर्ल्ड कप निकला था, और रिलायंस वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर कराया था। देन उसके बाद 1996 में वर्ल्ड कप हुआ था, जो पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका पिलकॉम कमेटी बनी थी, जिसने वो ऑर्गेनाइज किया था। उससे पहले खेल में इतना पैसा नहीं था। ये वर्ल्ड कप को बाहर लाने में इन दोनों मुमालिक का बहुत बड़ा रोल था। पैसे कैसे आया खेल में, बेदी साहब वो तो हम अपनी आंखों से, मैं तो खैर बहुत ही यंग था, आपने तो हर चीज को देखा, लेकिन सर पैसा कहीं खेल को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? वैसे ही मैं आपसे जानना चाहूंगा बेदी भाई। नसीम भाई, आप और हम ना तो कोई संत है, ना औलिया है, ना कोई फकीर है। खेल पैसे का ही आजकल। आप और मैं जो है ना, हम स्पोर्ट जर्नलिस्ट से हम चाहते हैं स्पोर्ट्स हो। मैं तो चाहता हूँ पाकिस्तान में हो, तो मैं आना चाहता हूँ पाकिस्तान, इसमें कोई शर्माने की। मैं पिछली बार हमने 2.5 महीने पाकिस्तान मजे किए, जब बहुत अच्छा हुआ, हमें तो कोई खतरा नहीं लगा, हम अकेले ही घूमते रहे। 2004 में आए थे, कोई बात 2005 मैराथन के लिए मैं आया था लाहौर में, तो मुझे तो कोई, या हर पाकिस्तान जो इंडियन जर्नलिस्ट है वो पाकिस्तान आना चाहता है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इंडिया आना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। और मजे देखना चाहते हैं, अच्छा लगता है। ये तो हमारी बात हुई ना। आप लॉजिकल बात करें, आप एक सेंसिबल बात करें, मगर सेंस और लॉजिक एक से बैक सीट व्हेन इट कम्स टू मनी। पैसे का सवाल आ जाता है, और पैसा सबसे बड़ा खेल है आजकल। मैंने आपको कतार का एग्जांपल दिया, दुनिया की सारी जो फुटबॉल के जितने बड़े बड़े मुल्क थे, एक तरफ से इंग्लैंड जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी के पास नहीं था, दुनिया की जर्मनी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उन्होंने उठाया, पैसा दिया और करा लिया, जो मर्जी करते रहे। अगली बार आप देखिए वर्ल्ड कप शायद तो सऊदी अरेबिया में हो जाए, तो बिल्कुल सही बात है। सवाल देखिए, आप अगर पैशनेटली सोचे ना, थोड़ा सा
इसमें गर्मी में ना खाएं, हम नहीं आएंगे, आप इसको छोड़ दीजिए, आप जाएं या ना जाएं। क्या आपके ना जाने से बाकी टीमें जाएंगी? अगर बाकी टीमें नहीं जाती, अगर आईसीसी एक स्टैंड ले लेता है तब तो मान लिया। अगर बाकी टीमें जाएंगी और आईसीसी कहेगा चलो ये नहीं आते, इन पर जुर्माना करते हैं, ये कर रहे हैं, ये डिटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर तो काम खत्म। तो आपको दो चीजें सोचनी पड़ेगी इसमें। सिंपलिस्टिक है, इसमें आपको कोई एक्सपर्ट या रॉकेट साइंस के लिए नहीं है बड़े किसी को बुला लो। अगर आईसीसी में दम है, वो कहेगा जी आपको इसको बुलाना ही पड़ेगा, नहीं इनको अगर नहीं आएंगे तो न्यूट्रल जगह पे खेलेंगे और इंडिया कहेगा ये हम नहीं खेलते, हम वर्ल्ड कप यहीं पर होगा। चाहे तो आईसीसी के पास है वो, यार तो वर्ल्ड कप भी शिफ्ट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पैसा ही नहीं। हर तीसरा वर्ल्ड कप तो उन्होंने खुद ही कहा हुआ है कि सब कॉन्टिनेंट में हुआ करेगा, आपको बिड करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पैसा ही इधर से आता है। तो सवाल अब नसीम भाई बड़ा लॉजिकल है, इसको ठंडे पानी से सोचे दिल से कि क्या इंडिया अगर नहीं जाता एशिया कप में, जिसका मुझे नहीं लग रहा क्योंकि इलेक्शन में इसमें इसलिए नहीं कहता कि अभी जाएंगे, अब तो इलेक्शन आने वाले हैं ना, इलेक्शन है मई में, ये एशिया कप है सितंबर अक्टूबर में, 6 महीने के बाद तो अपोजिशन तो खा जाएगी इसको गवर्नमेंट को कि तुमने तो हमें उसको बांस पे चढ़ाया और आप खुद चले गए। अच्छा अगर नहीं जाते पाकिस्तान कहेगा जी वर्ल्ड कप में नहीं आता, उन्होंने भी अपना स्टैंड ले लिया है। अगर पाकिस्तान आता है तो लोग उधर भी गर्म हो जाएंगे जैसे हम कह रहे हैं। तो प्रॉब्लम बड़ी डिप्लोमेटिक है, इसमें कोई अभी तक फाइनल हतमी डिसीजन तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया का नहीं पता, जिंदगी का नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होना। मेरा जहां तक ख्याल है अब आपको गवर्नमेंट पे डिपेंड करना पड़ेगा, दोनों गवर्नमेंट पे। ना इसमें नजम सेठी कुछ कर सकता है, ना इसमें कोई जय शाह कर सकता है, ना इसमें हरपाल सिंह बेदी कर सकता है, ना नसीम राजपूत कर सकता है। या टीवी डिबेट्स के कोई फायदे नहीं है, गवर्नमेंट का ही फाइनल डिसीजन होगा, चाहे पाकिस्तान गवर्नमेंट का हो। और यही तो डिसीजन होगा। लेकिन यहां पर एक ब्रेक होगा और आपके साथ अभी बहुत सारी बेदी साहब गुफ्तगू होनी है। यहां पर हसन रजा भी हमें ज्वाइन कर सके। हसन एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं। शुएब भाई हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने जा रही है और मुल्क भर के क्रिकेटर्स ऑल आउट जाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं और कॉम्पिटिटिव मैचेस के लिहाज से पाकिस्तान सुपर लीग अपना एक अलहदा मकाम जरूर रखती है और मिस करते हैं हम इंडियन क्रिकेटर्स को अपनी लीग में खास तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट जरूर होनी चाहिए, कोशिश होती है। और बाकी क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर्स तो जाहिर सी बात है उनकी पॉलिसी ऐसी है कि वो अपने ही ऑनर्स की लीग, चाहे साउथ अफ्रीका में हो रही हो चाहे इमारात में हो रही हो, वहां भी खेलने नहीं जाते। ये एक पॉलिसी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने रखी है क्योंकि फाइनेंशियली इतना सपोर्ट करते हैं अपने खिलाड़ियों को कि उन्हें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। शुएब हबीब साहब मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, जबकि नई दिल्ली से हमारे साथ हमारे इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताद हरपाल सिंह बेदी जी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। बेदी जी आता हूं मैं एक मिनट आपके पास। शुएब भाई मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पाकिस्तान सुपर लीग अब स्टार्ट होने जा रही है, परसों पहला ओपनिंग होने जा रही है मुल्तान में, लेकिन ये मुल्तान में ओपनिंग जो रखी गई है एक छोटे शहर में, कराची और लाहौर और पिंडी तीनों बड़े शहर हैं, उनके होते हुए मुल्तान में रखी, आई थिंक अच्छा फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। वैसे फैसला तो बहुत अच्छा है, छोटा हो या बड़ा, लेकिन एक तरीके से मुल्तान सुल्तान का होम ग्राउंड भी है, तो और फिर वहाँ की जो ग्राउंड है या पिचेस हैं या वह उस हिसाब से तो बहुत अच्छा फैसला है। ये कहना कि छोटा शहर है तो ये मैं इसको नहीं समझता, ये तो बहुत अच्छा फैसला है। ये अच्छा फैसला दिखाई दिया शुएब भाई को। और यही में हसन रजा इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके, यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर। हसन, ये जो मुल्तान में होने जा रही है पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग सेरेमनी, तो क्या कहेंगे आप इस पर? थैंक यू वेरी मच नसीम भाई, आपने अपने प्रोग्राम में ये इनवाइट किया। और बहुत जबरदस्त पीएसएल का जो चार्म होता है वो तो आपको पता है पूरी दुनिया में सब जगह जो है जोशो खरोश से जो इसका वेट कर रहे होते हैं पूरे साल से लोग। और दुनिया में जितनी बड़ी फ्रेंचाइजें हो रही हैं आजकल, T20 फॉर्मेट इतना चल रहा है दुनिया में, लंदन प्रीमियर लीग हो और जितने भी बिग बैच हो जाए, मगर पीएसएल वो ब्रांड बन चुका है जो पूरी दुनिया में मकबूल हो गया। और हर प्लेयर की ख्वाहिश यही होती है, यंगस्टर्स की भी, चाहे वो 19 खेल रहा हो चाहे वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर क्यों ना हो, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं पीएसएल का पार्ट बनूं। और पीएसएल का हिस्सा बने में भी जो है आपको परफॉर्म करना पड़ता है, कंपटीशन बड़ा टफ है T20 में, तो लोग एंजॉय करते हैं इसको बहुत ज्यादा। बिल्कुल, इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। हसन, हमारे साथ आप टेलीफोन लाइन पे रहेंगे क्योंकि पड़ोसी मुल्क से हमारे साथ मौजूद हैं हरपाल सिंह बेदी जी, सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बेदी जी, ये अभी
पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में तो थोड़ा सा बताएं, कैसा स्टैंडर्ड लगा पाकिस्तान सुपर लीग का आपको? अब तक हम 8वें एडिशन में आ गए। मेरे ख्याल है बेदी जी इस वक्त मौजूद नहीं है, हमारी टीम उनको दोबारा बिल्कुल लाइन पर लेती है, कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा से लाइन पर आ जाए। दूसरी चीज़ ये कि कल के शो में तो हम बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान सुपर लीग पर, लेकिन आज थोड़ी सी हमने गुफ्तगू की इंडिया पाकिस्तान मामला पर। वैसे शुएब भाई, आज बेदी जी जो बात कर रहे हैं, दुनिया पैसे की हो गई है, खेल कौन देखता है यहाँ पे? वो बात तो गलत नहीं कर रहे हैं, पैसा फेंक तमाशा देख, यही तो हो गया और है क्या? ये काफी अरसे से यही था, पैसा फेंक तमाशा देख, और हकीकत है दुनिया पैसे की हो गई। और अब ये दुनिया में ये सारी चीजें, ये जो क्राइसिस नजर आ रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी वगैरह नजर आ रही है, अब दुनिया में भी पैसा खत्म हो गया। मतलब ये पॉलिटिकली बात हो जाएगी, इस वजह से ये सारी चीजें, ये जो बेदी साहब ने बोला, और वैसे भी ये है कि दुनिया पैसे की है। अब जैसे इंडियन प्लेयर हैं, इंडियन जैसे अभी आपने बोला PSL में आके पाकिस्तान खेले, तो इंडियन अपने प्लेयरों को इतना पैसा देती है, पैसा दिया है कि वो दूसरी जगह जाते ही नहीं है, दूसरी जगह जाते ही नहीं। अच्छा, फिर इससे बज़ाहिर नजर नहीं आता, प्लेयर तो साउंड हो रहे हैं, प्लेयरों को तो पैसा मिल रहा है, लेकिन ये नहीं समझें कि इंडिया की क्रिकेट परवान चढ़ रही है। आप देख लें ICC के जितने भी 2011 के बाद मैचेस हुए, टूर्नामेंट हुए हैं, वर्ल्ड कप वगैरह, एशिया कप वगैरह, इंडिया की कोई इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं होती। तो क्या है कि मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, इंडिया की गवर्नमेंट वो स्पोर्ट्समैन स्पेशली क्रिकेटर्स के साथ जाती करती है। अभी जैसे बेदी साहब ने बोला कि हम जर्नलिस्ट आते थे, एंजॉय करते थे, क्रिकेटर आते थे, इतना एंजॉय किया है इंडिया के टूर पे। और बेदी साहब और विक्रांत जितने दोस्त हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो इतनी मोहब्बतें हैं सर, सोच होगी। बिल्कुल सही बात है, आप भी होकर आए हो, बेदी साहब भी आए, 6 मरतबा, एक मरतबा नहीं। क्रिकेटर आते थे, वो खुश होते थे, इवन के फैंस आए वो खुश हुए। फिर एक टाइम, मेरे ख्याल में एक सीरीज तो ऐसी थी कि इंडियन पॉलिटिशियन भी आए थे डालमिया के टाइम में। जी जी, तो ये जो हमारे मोदी साहब हैं, इन्होंने चले उस पे हम अभी पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, इस पर ना बेदी साहब बात कर सकेंगे, ये होना भी नहीं चाहिए। हसन, ये जो आपने सहारा कप में क्रिकेट खेली थी इंडिया के खिलाफ, वो फ्लेवर कैसा होता है? बिल्कुल यंग थे आप, वसीम अकरम टीम के कप्तान थे और कई सीनियर्स उस वक्त खुद पीक पर थे जिस वक्त आपने क्रिकेट खेली थी। क्या फर्क है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का और दीगर दुनिया की क्रिकेट का? देखिए, बिल्कुल फर्क तो बहुत ज्यादा है। और जिस तरह से अभी शेख भाई को सलाम बोलूंगा बहुत बहुत। शेख भाई, देखिए पैसा तो आ गया है, पैसे की वजह से आपको याद होगा ICL क्रिकेट लीग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के 28 प्लेयर जो हैं वो वहां के जाके पार्टिसिपेट किया था उन्होंने लाहौर बादशाह की टीम में, जिसमें हमारे सिलेक्टर्स भी थे, हमारे प्लेयर्स भी थे, जो अभी मौजूदा सिलेक्टर्स भी हैं। आपने वहां लाहौर बादशाह को भी रिप्रेजेंट किया था इंजमामुल हक की क़यादत में। बिल्कुल हसन जी, उसमें भी किया था। और पैसे की जहां तक आपने बात करी कि पैसा, देखें बोर्ड के पास पैसा तो है, वो निकालने का होता है कि किस तरह से निकालते हैं, प्लेयर को यूटिलाइज किस तरह से करते हैं अपनी कंट्री में। अगर आप वेस्ट इंडीज की बात करेंगे, आज दुनिया में देखें, दुनिया में वेस्ट इंडीज में बहुत पैसा था एक टाइम पे, एक दौर में, जहां पर एक बड़े बड़े नाम खेल लेते हैं, डीन जॉन्स, क्लाइव लाइट, इतने बड़े बड़े मार्शल और इयन बिशप जैसे बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस हुए हैं। मगर आज देखें कि दुनिया की लीग में 150-100 प्लेयर जो है उनका करंटली, और जो भी रिसेंटली प्लेयर और जो पुराना फॉलोड जैसे प्लेयर्स हो गए, एक्सपीरियंस प्लेयर, वो सारे फ्रेंचाइज का हिस्सा बने हुए T20 का। तो ये डिपेंड करता है कि अपने बोर्ड जो हैं वो कितना पैसा, कितनी इन्वेस्टमेंट क्रिकेट में अपनी कंट्री में कर रहे हैं, अपने प्लेयरों के लिए कर रहे हैं। तो जहां तक बात रही उसके बाद पैसे की, तो जितने भी मेरे ख्याल में प्लेयर्स हैं कोशिश यही कर रहे होते हैं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट ज्यादा खेलें। और आइंदा सालों में भी फ्यूचर में लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट जो है मजीद कम होती हुई दिखाई दे रही है, और टेस्ट क्रिकेट मेरे ख्याल में फ्यूचर में खत्म ही हो जाएगी। और जहाँ इंडिया की आपने बात करी कि इंडिया में भी हमने अगेंस्ट खेला, सहारा कप में खेला, बहुत अच्छी क्रिकेट रही, वहां पर अच्छा कैरियर रहा। मगर शायद के जो लोग हैं हमारे पुराने खेलते रहे 10-20 साल पहले, तो वो सोचते हैं कि शायद इस दौर में हम लोग पैदा होते हैं, इस दौर में हम अंडर-19 लेवल पे खेल होते तो हम 8 से 9 फ्रेंचाइजों का T20 फॉर्मेट का हिस्सा बन चुके होते हैं। जिस तरह से आजकल फ्रेंचाइज बहुत ज्यादा बूस्टअप हो रही हैं और मैचेस हो रहे हैं DPL लीग, और एक प्लेयर खेलता है उसके बाद दूसरी जगह जाके खेलना शुरू हो जाता है। तो T20 फॉर्मेट में ये है कि स्किल्स ज्यादा हो गई हैं, आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, आप लीग खेलते रहते हैं। डजंट मैटर कंट्री के लिए खेलें या ना खेलें, मगर आप अपनी अर्निंग कर रहे हैं, आप वही ट्रैवलिंग करते हैं, वही सर आपने बिल्कुल सही बात की कि अर्निंग बहुत ज्यादा हो गई है, आप यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी। ठीक है, हम इंडिया जितनी अर्निंग तो नहीं है, वहां तो पैसा बहुत है, वहां की मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन
वेरी वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पाकिस्तान सुपर लीग ने हमारे खिलाड़ियों को बहुत सपोर्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरपाल सिंह बेदी जी मौजूद हैं हमारे साथ नई दिल्ली से। बेदी जी, ये अभी एक खबरें चल रही हैं, जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें रविंद्र जडेजा के हवाले से खास तौर पे ऑस्ट्रेलियावी और इंग्लिश मीडिया ने बहुत ज्यादा इसको रिपोर्ट किया है कि कोई बॉल टैंपरिंग हो रही थी, कोई ऐसा मामला था। इंडिया में भी रिपोर्ट किया गया इस हवाले से, तो क्या मामला है क्या? इंडिया में वही रिपोर्ट किया गया है जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट किया गया, उसी को कोट किया गया है कि साहब वो कोई क्रीम लगा रहे थे और विच अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया और जो कहा कि वो सारा आईसीसी इज अप्रूव्ड बाय द आईसीसी क्रीम लगा रहे, जो फेस पे भी लगाते हैं कई बार, आपके सॉफ्ट हाथ सॉफ्ट होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मगर जो क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो हैं वो हर चीज में कोई ना कोई मीनिंग पढ़ते हैं, कोई ना कोई है, तो उन्होंने पहले ही आने से पहले ही होना शुरू कर दिया था कि ये होगा वो होगा। अब आज तक किसी ने ऑस्ट्रेलियन से ये नहीं पूछा, जबकि भारत 34 ऑल आउट हुआ तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था उस वक्त, यहाँ ऑल आउट हो गए क्या हो गए, यहाँ जैसे वो पीछे फिराते थे किसी ने उनको कोई नहीं कहा और भारत ने उनको वहां पर भी हराया। प्रॉब्लम ये है जो हमारे जो ये ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड वाले हैं, ये अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सके कि वो सब कॉन्टिनेंट में आके हार भी सकते हैं, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो। और जब भी कोई होगा वो उनको ना कोई गलती नजर आती है, मगर अपने बारे में वो कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलियन खुद पकड़े गए थे बॉल टैंपरिंग करते हुए और उनको सजाएं हो चुकी हैं कि आज तक डेविड वार्नर को कप्तान नहीं बनाया जा रहा, लेकिन इस इंसिडेंट को माइकल वॉन ने पकड़ा था, किसी ऑस्ट्रेलियावी ने नहीं पकड़ा था। आपको याद होगा कमेंट्री उस वक्त माइकल वॉन इंग्लिश कप्तान कर रहे थे। सवाल ये है कि अब आपको जब कुछ काम नहीं है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ मिलता नहीं आजकल, पैसे तो इंडिया से ही आ रहे हैं सारे या पाकिस्तान से, कुछ ना कोई लिखते रहिए, कहते नाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, आपने पकड़ लिया। अब पकड़ा तो है, बिल्कुल सही किया आपने, तो इसका प्रूफ दीजिए ना, आईसीसी को बोलिए कि भाई ये क्या हो रहा है। आपके लिखने से आपने कंट्रोवर्सी कर दी, दैट्स द होल आइडिया टू जनरेट कंट्रोवर्सी, और उसमें आपका भी कॉलम वाला छपता रहेगा। सवाल ये है कि आप उनसे जाके कहिए ना, अंपायर तो छोड़िए, जो आपका उधर मैच रेफरी है या टेक्निकल ऑफिसर, चलिए आईसीसी को छोड़िए, मैच रेफरी से बोलिए कि क्या हुआ है, उनसे पता करिए। लिख दिया आपने, आप तो खुद कह रहे हैं इतना पैसा इंडिया देता है मैच रेफरी, आप तो खुद कह रहे हैं इतना पैसा इंडिया लेकर आता है। बेदी मेरे भाई मेरी बात तो सुनो, पैसे को भी कुछ किसी हद तक यूज किया जा सकता है ना। अब ये तो नहीं है कि आप टेम्परिंग नहीं करेंगे तो पैसे के नाम पे छोड़ देंगे, ऐसा तो कोई नहीं होता ना। अब फिर तो कोई टीम ही सारी टीमें आएंगी कि हम हार गए कि पैसे दे, तो ऐसे नहीं है ना। अगर जब उस साहब ने लिखा है वो मैच रेफरी को कह दे, अगर सब कुछ इंडिया नहीं कर, अच्छा देखिए अगर इंडिया ने ये करना था तो 34 पे ऑल आउट हुए थे इंडिया, उसके बाद सीरीज जीत के, अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जीते थे ना, बिल्कुल बहुत बड़ी सीरीज जीते थे आप, वो बहुत बड़ी सीरीज जीते थे। तो वो क्रिकेट को क्रिकेट की नजर में रखे, आप हर चीज पे कॉन्स्पिरेसी ना लाए। ये जो हमारे भाई लिखते हैं जो बाकी जिनको काम नहीं है, मेरा ये मानना है जब आपके पास कुछ है, उन्होंने कहा ये जो हमने किया है ये आईसीसी के रूल के मुताबिक है, ये जो क्रीम सारे प्लेयर लगाते हैं, मैंने का लेने का बैट्समैन भी लगाते हैं ताकि आपके हाथ जो है वो थोड़े सख्त ना हो, वो है क्रीम है। अगर उसमें डाउट है उनको मैच रेफरी को कहना चाहिए। मगर इससे पहले आपने पीएसएल की बात की थी और ये कहा था मुल्तान में 3-4 बड़े सेंटर तो होते ही हर जगह, उसके बाद छोटे छोटे शहरों में भी मैच शुरू कर दिए ताकि लोग आए। आप कई बार देखेंगे कि आईपीएल के कई मैच जो होते हैं बड़े सेंटर में खाली पड़े होते हैं, क्योंकि लोग तंग कितना देखेंगे, मगर छोटे शहर भरे रहते हैं। अब मुल्तान में देखिए सबसे ज्यादा क्राउड होगी, वही अगर ये मैच बाद फैसलाबाद में जाएगा, सियालकोट में जाएगा, ऐसे शहरों में जाएगा तो क्रिकेट को और मिलेगी, बूस्ट मिलेगा। तो मेरा इस मामले में मैं पीसीबी की तारीफ करना चाहता हूँ कि जितना उन्होंने अच्छा कदम किया है, यू स्प्रेड द गेम अराउंड, इसको 2-3 शहरों में ना रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि 2-3 शहरों में, आप कराची एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पर लोग भी काम करते हैं। वो अब क्योंकि पहले क्रिकेट नहीं थी, 2-3 साल नहीं हुई, क्रेज था, अब लोगों के पास काम भी होता है। यही बात लाहौर में है, क्योंकि जब छोटे शहरों में जाएगा तो वो भी सोचेंगे कि हमें भी क्रिकेट के इतने बड़े बड़े स्टार आए हैं, बाबर आजम हुआ या फॉरेनर आएंगे देखने के लिए, तो ये पीसीबी का इस मामले में तो मैं पीसीबी की सपोर्ट करता हूँ। तो दूसरा आपने जो पूछा था ये बॉल टेम्परिंग का, टेम्परिंग तो नहीं हुई,
हाँ, और क्रीम जरूर लगी। अगर उसको क्रीम लगाने में अगर टेम्परिंग है तो मेरे ख्याल इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, उनको कहना चाहिए, मैच रेफरी को रिपोर्ट देनी इसमें मैं चाहिए। थोड़ी सी बात ये भाई मेरा अपना एक सेकंड, मैं इसमें टेक्निकल बात है अच्छा, इसमें। ये एक टेक्निकल बात शुएब भाई कर रहे हैं इस मामले पे, और दोनों क्रिकेटर्स का रद्द अमल सुनते हैं हम दोनों सहाफी। सर मुख्तसर जल्दी हाँ कीजिए। मुख्तसर बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, ये जो एलिगेशन है ना कि क्रीम लगाई और वो भी स्पिनर ने, अगर फास्ट बॉलर का कहते तो समझ में भी आती। स्पिनर ने अगर क्रीम लगाई है तो बॉल तो स्लिप हो जाएगी, ग्रिप नहीं होगी। ग्रिप नहीं होगी। तो ये बिल्कुल बेदी साहब सही कह रहे हैं, ये जबरदस्ती की बॉल टेम्परिंग का ब्लेम दे रहे हैं ऑस्ट्रेलियन। हसन, ये आपसे हसन प्लीज इस पे आप भी तबसरा कीजिएगा। हसन भाई नहीं है, ठीक है, ये हसन को जरा लीजिएगा, इस पे हसन का भी तबसरा लेंगे। लेकिन बेदी साहब एक बात तो तय, आपको याद होगा जब इस लास्ट वर्ल्ड कप में एक मैच हुआ था इंग्लैंड और इंडिया का, उस मैच के बाद बेन स्टोक्स ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझे ऐसा लगा नहीं कि इंडिया हमारे खिलाफ मैच जीतना चाहता है। जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी खेले थे, जिस रफ्तार से खेल रहे थे, वो मैच बना भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा लगा कि मैच जीतने के लिए बनाया नहीं। उसके बाद जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया था, उसके बाद वो आईपीएल में दिखाई दिए। देखिएगा माइकल एथरटन भी वापस ले लेंगे, क्योंकि पैसा तो आपके पास बहुत है ना बेदी साहब। नसीम भाई, एक और बात बता दूं मैं, पैसे को एक हद तक ही यूज किया जा सकता है। पैसे को ना, आप ज्यादा पैसे पर भी ना चले ना, कि आप पैसे से ही होगा तो फिर तो काम गड़बड़ हो जाती है ना। हर चीज में लिमिट होती है पैसे की। सवाल यह है कि हमारे जो ये भाई है, ये जो इंग्लैंड वाले हैं, पहले तो इस तरह सब कॉन्टिनेंट में आते ही नहीं थे कभी, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। कहते जी हमें इनको खाना नहीं मिलता, खाना अच्छा नहीं मिलता और ये नहीं मिलता। अब वो जाते नहीं, यहाँ पर आते हैं फिर जाते नहीं। कभी कहते हैं कराची में खाना बहुत अच्छा है, लाहौर की तारीफें पुल बांध देते हैं, दिल्ली की तारीफें करते हैं। तो इनका हालात इनके बदल गए हैं। अब अपने आप को इस न्यूज में रखने के लिए कोई ना कोई लिखता है, और क्योंकि ये गोरे हैं इसलिए आपने कर दिया। अब ये जैसे शोएब ने अभी कहा या हसन कोई कहेगा, उसकी बात को कोई नहीं सुनेगा। मगर क्योंकि बेन स्टोक्स ने कुछ कह दिया कि हमें नहीं पता था, लग रहा तुम्हें नहीं पता था, तुम्हारे मुताबिक थोड़े कोई दूसरी टीम खेलेगी। आई एम नॉट डिफेंडिंग इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, हर टीम का अपना होता है और दूसरे आदमी को हक है कहने का। मगर वो इस तरीके से देते हैं जैसे वही हाई प्रीस्ट है गेम के, जो कहेंगे सही है, बाकी जो कहेगा गलत है। अब उनको नहीं लग रहा था, क्यों नहीं लग रहा था ये उन पर डिपेंड करता। हमें तो लग रहा था कोशिश की है, नहीं चली तो नहीं चले। देखिए ना, आप ये जरूरी नहीं है कि एक मैच आज आपने अच्छा खेला कल भी आप अच्छा खेलेंगे, ये जरूरी नहीं है ना। एक इंसान की बॉडी है ना, आज जो आपने गर्मजोशी दिखाई, जो किया, अगर 2 घंटे के बाद मुझे आप कहेंगे प्रोग्राम में शायद मैं थका हूं, मैं वो चीज ना बोल सकूं जो अभी मैं बोल रहा हूं, मैं भी फ्रेश हूं। तो ये चीजें हमारे भाई भूल जाते हैं, और हमारे भी कि कल तो बड़ा जबरदस्त खेले थे, आज के भाई वो इंसान है, कंप्यूटर थोड़े है यार, आदमी तंग तकता है। और आपके साथ तो 2 प्लेयर बैठे हैं, उनसे पूछिए, बॉडी टेक्स इट्स ओन टोल। जो आप सवेरे अच्छा खेल सकते हैं, दोपहर को नहीं खेलते, शाम तक थक जाते हैं। दिस इज हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स। आपको अगर आप एक ही टेम्पो रखेंगे तो आइदर यू आर ए सुपर ह्यूमन, वो तो हो ही नहीं, या कंप्यूटर वो भी नहीं हो। ऑर्डिनरी इंसान के साथ वेयर टेयर तो होता ही है। मेरा जानता ख्याल है ये जो बेन स्टोक वगैरह को बार बार आप कोट करते हैं, इसी तरह जिंदा, दैट इज देयर लाइफ लाइन, उनका आर्टिकल चलता है। हमारे पैसे की जरूरत नहीं है, उनको अपनी रीडरशिप भी तो चाहिए ना, छोड़िए हमारे पैसे की। उनको जिसमें लिखते हैं उनके भी तो रीडर पढ़ते हैं ना। जब उसको रीडरशिप चाहिए, जैसे आपको आई बॉल चाहिए, अखबार को रीडरशिप चाहिए, अखबार को उस पर रिएक्शन चाहिए। अगर उसको 10,000 रिएक्शन भी आ जाता है, अखबार वाले खुश हो जाते हैं कि भैया बेन स्टोक ने बड़ा तहलका मचा दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान में, तो चलिए पैसा मिलता है। तो आप भी थोड़ा सा तहलका, आप थोड़ा सा तो तहलका मचा के दिखाए ना हमें। आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं और इस वजह से शायद, आपने यही कहा था कि शायद, मुझे ऐसा लगता है इसमें चांसेस नहीं है, लेकिन हो सकता है इंडियन टीम पाकिस्तान का विजिट करे। जो उस वक्त बेदी साहब जहन में, जो लास्ट हमारी गुफ्तगू हुई थी कि गुजरात में चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं और मोदी जी ने वहां पर जाके पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में, वो उनका अपना सूबा लगता है, तो इस वजह से जो है वो इंडिया का शायद ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो। लेकिन आज आपने जो बात कही कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन हो रहे हैं प्रॉपर और सितंबर में जाके ये एशिया कप होना है, तो अब आपका वसी तजुर्बा क्या कह रहा है? इंडियन टीम नहीं आ रही पाकिस्तान? नहीं, मुझे देखिए इसमें तजुर्बा कुछ नहीं करेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि नथिंग इज फाइनल इन दिस वर्ल्ड। कोई चीज फाइनल, अगर हम कुछ कह दें और कल को मैं मालूम हो मैंने कुछ नहीं होता, मेरे फाइनल वर्ड तो है ही नहीं ना।
ये दोनों गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, कैसे होगा मुझे नहीं पता। अच्छा बेदी क्या जी, होगा, एक कुछ चीज नहीं कह सकते। बेदी अगर जी, कोई आपको आज- अगर आपको कोई- एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी, नवाज शरीफ साहब की घर शादी थी, वहां पर पाकिस्तान पहुंचे थे, आके मुलाकात हुई थी। तो इस वक्त जो हुकूमत है, मैं उस पैराए में कह रहा हूं क्योंकि ये बताया गया था कि दोनों के बहुत अच्छे मरासिम हैं आपस में, और इसी वजह से मोदी जी जो है वो यहाँ शादी में शिरकत के लिए पहुंचे थे लाहौर। तो नजम सेठी साहब के आने के बाद, खासकर वो जो उनकी ब्यूरोक्रेट है, बात करने की सलाहियत है, जैसे आपने खुद कहा, उनमें मौजूद है, और फिर वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उन्होंने ही उन्हें चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाया है। तो ये जो दो चीजें मिल रही हैं, उसके बाद क्या इम्कानात लग रहे हैं आपको? नहीं, देखिए, पहले तो आपने बिल्कुल गलत तो समझा। नवाज शरीफ तो नहीं है ना, अगर वो होते तो अलग बात है ना। शहबाज शरीफ भाई हैं उनके। कोई और होने से छोड़िए। नहीं, सुनिए। इधर आपने मुझे बुलाया है, आपके विदाउट कहने से कोई और मुझे बुलाता और आपका नाम लेता, वो अलग है। आपका बुलाना, मैं आ गया, आप और मेरे बाद दूसरा कोई बुलाता, मैं कहता यार कल आऊंगा, यार आप क्या करेंगे। तो ये फर्क होता है कि बुलाया तो आपके नाम पर ही आएगा, और आप कहेंगे जी हाँ, मैं इस मेट्रो में मैं काम करता हूँ, आप आइए, मेरा बंदा है, इसने आपको बुलाया, मोहिब ने बुलाया। मगर आपने नहीं ना बुलाया। जब आप बुलाएंगे, अगर नवाज शरीफ होते, प्राइम मिनिस्टर होते, शायद कुछ और होता। सर इस वक्त समझ लें नवाज वही है, शरीफ और शहबाज शरीफ में बड़ा फर्क है। पाकिस्तान ये में। सुन लीजिए, पर्सनैलिटी में बड़ा फर्क है। हाँ। और नवाज शरीफ अपना ही स्टाइल है जो शहबाज शरीफ का नहीं है। तो नवाज शरीफ के स्टाइल पे और नरेंद्र मोदी का उनका क्या रिलेशनशिप है, हमें तो नहीं पता ना। हम इतने बड़े सर शादी में आ रहे हैं, वो लाहौर आ रहे हैं मोदी जी शादी में, सर तो कोई रिलेशनशिप तो होगा। हाँ, तो अब वो नहीं है ना शिकत, नवाज शरीफ है, वो तो लंदन बैठे हुए हैं। सर समझ लें, कराची में भी पहले लंदन से ही बहुत कुछ हो रहा था सर, तो उस लिहाज से मैं बात करूं तो इस वक्त भी। सर वो देखिए, एक बात है, हाँ। आप ये जो मर्जी के पर्सनैलिटी में डिपेंड करता है, फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट पे फर्क पड़ता है। नवाज शरीफ हो तो शायद ये हालत ही ना इधर तक पहुंची, शायद बदला होता सर नजम सेठी साहब को लगाया ही नवाज शरीफ साहब ने, वो अलग बात है। देखिए किसने किसको लगाया, वो अब हम आपको बहस को दूसरी जगह ले रहे हैं। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना, इस पर बस खत्म, सीधी सी बात है। आप जो अगर प्राइम मिनिस्टर होते, अगर वो होते, इफ एंड बट है ना। अब किसने क्या लगाया वो छोड़िए, हमने नसीम राजपूत से मैं बात कर रहा हूं जी, अब मोहिब से मैं बात करूंगा, वो कहेगी जी मोहिब, नसीम कहेगा जी मैंने तो मोहिब को तो मैंने लगाया, वो अलग बात है। मैं नसीम से बात कर रहा हूँ सीधी बात, नवाज शरीफ नहीं है ना, इसलिए छोड़ दीजिए इन बातों को, छोड़िए। चले, आपकी बात जबरदस्त। बेदी जी, जो आपकी गुफ्तगू होती है हमेशा से जो है वो बड़ी मजेदार होती है, और काफी कुछ हमें हमेशा से सीखने को मिला, लर्न करने को मिला, और जो खासकर आपकी इंफॉर्मेशन होती है उसका कोई मुकाबला दिखाई नहीं देता। हरपाल सिंह बेदी जी, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताद, थैंक यू वेरी मच। आप ऑल आउट प्रोग्राम का हिस्सा बने नई दिल्ली से, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारी चीजें शुएब भाई को भी समझने का मौका मिला, और हसन रजा ने भी सुनी होंगी, और हमारे व्यूवर्स ने भी सुनी होंगी। लेकिन आज ना शुएब भाई को बात करने का मौका मिला, ना इस्लामाबाद में हसन रजा को बात करने का मौका मिला। तो मैं ख्वाहिश होगी कि शुएब भाई आप कल भी तशरीफ लाएं हमारे प्रोग्राम में, और हसन आप भी हमें ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि उमर अकमल भी हमारे साथ कल के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आप आए, और इतनी ज्यादा बात नहीं हो सकी लेकिन बड़ी गुफ्तगू जो चल रही थी। हसन रजा थैंक यू वेरी मच आपका भी, एंड बेदी जी थैंक यू वेरी मच। यहां आपसे इजाजत लेने का वक्त है, कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।